दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ 5 ऑरेंज पिप्स हिंदी में। ये सितंबर का महीना था। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने पुराने दोस्त के घर बेकर स्ट्रीट पर रहने के लिए आया हुआ था। ये शाम का समय था और बाहर मौसम बहुत ही खराब था। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हम दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा कि भला ऐसे मौसम में इस समय कौन हो सकता था। होम्स ने उठकर दरवाज़ा खोला और एक व्यक्ति अंदर आया। वो काफ़ी कम उम्र का था, करीब 22 वर्ष का होगा। सलीकेदार कपड़े पहने था और उसके हाव भाव से कुलीनता टपक रही थी। उसके हाथ का भीगा हुआ छाता और लंबी चमकती बरसाती उस भीगे मौसम के गवाह थे जिसमें से वो आया था। उसने घबराकर अपने इर्द गिर्द लैंप की रोशनी में देखा। मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और आंखें भारी थीं, जैसे किसी बड़ी चिंता में डूबी हों। अपने सुनहरे चश्मे को आंखों पर टिकाते हुए वो बोला, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं गलत समय पर आया हूँ और मेरे साथ बरसात का पानी भी अंदर आ गया है। होम्स ने बड़े ही प्यार से उससे कहा, अपना कोट और छाता मुझे दे दो, मैं इनको खूंटी पर टांग देता हूँ और कुछ ही देर में ये सूख जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि तुम दक्षिण पश्चिम की ओर से आए हो। जी हाँ, हॉर्शम से। तुम्हारे पंजों पर लगा मिट्टी और चूने का मिश्रण साफ साफ ये बात बता रहा है। जी, मैं आपकी राय लेने के लिए यहाँ आया हूँ। वो तो आसानी से मिल जाएगी। और मदद? वो हमेशा आसान नहीं होती। देखिए मिस्टर होम्स, मैं आपके बारे में काफ़ी सुन चुका हूँ। मैंने मेजर प्रेंडरगास्ट से सुना था कि आपने कैसे उसे टैंकरवेल क्लब की अफवाह से उसे बचाया था। हाँ, उस पर गलत आरोप था कि वो जुए में बेईमानी करता है। जी हाँ, और उन्होंने ही मुझे कहा कि आप कोई भी मामला सुलझा सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि ये कोई साधारण मामला नहीं है और आपके जैसी असाधारण बुद्धि वाला आदमी ही इसके लिए कुछ कर सकता है। होम्स ने उससे कहा, आराम से इस कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे शुरू से पूरी बात बताओ और फिर मैं तय करूंगा कि मामला वाकई असाधारण है या नहीं। युवक ने एक कुर्सी खिसकाई और उसके ऊपर बैठ गया। फिर उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम जॉन ओपनशॉ है, लेकिन मेरे निजी जीवन से इस सारी घटना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुझे विरासत में मिला है और इसलिए पूरी जानकारी देने के लिए मुझे आपको सब कुछ शुरू से बताना होगा। मेरे बाबा के 2 बेटे थे, मेरे अंकल एलियास और मेरे पिता जोसफ। मेरे पिता की कॉवेंट्री में एक छोटी सी फैक्ट्री थी जो साइकिल के इजाद होने पर उन्होंने काफ़ी बढ़ा ली थी। उनके पास ओपनशॉ के न टूटने वाले टायर का पेटेंट था। उनके धंधे को इतनी सफलता मिली कि उसको बेचकर उन्हें काफ़ी मोटी रकम मिली थी। मेरे अंकल एलियस जब युवक थे तभी अमेरिका चले गए थे और फ्लोरिडा में वो प्लांटर बन गए, जहां सुनते हैं कि उन्हें बहुत सफलता मिली। युद्ध के समय वे जैक्सन की सेना में लड़े और फिर हुड के नेतृत्व में भी लड़े और कर्नल बन गए। जब ली ने हथियार सौंपे तब मेरे अंकल वापस अपने बागानों में लौटे। वो वहाँ कोई 3-4 साल रहे। करीब 1869 या 70 में वो यूरोप लौट आए और हॉर्शम के पास ससेक्स में एक छोटी सी जागीर खरीद ली। अमेरिका में उन्होंने काफ़ी अच्छी रकम कमाई थी। उन्होंने वो जगह इसलिए छोड़ी कि उन्हें नीग्रो जाति के लोगों से और रिपब्लिक सरकार की नीतियों से नफरत थी। वो थोड़े अजीब थे, बहुत ही भयानक और गुस्सैल। गुस्से में अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते थे और उन्हें किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। हॉर्शम में वो जितने भी साल रहे, उन्होंने शायद ही कभी शहर की ओर रुख किया हो। उनके घर के बाहर एक बगीचा था और 2-3 खेत जहां वो कसरत करते थे। अक्सर वो हफ्तों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। बहुत ज़्यादा ब्रांडी पीते थे और सिगरेट भी, और किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे, यहाँ तक कि अपने भाई से भी नहीं। उन्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि मुझसे वो प्यार करते थे, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था उस वक्त मैं करीब 12 साल का था। ये 1878 की बात है। वो 8-9 सालों तक इंग्लैंड में रहे थे। तब उन्होंने मेरे पिता से कहा कि मुझे उनके साथ रहने दें। अपने तरीके से वो मेरा बड़ा ध्यान रखते थे।
जब वो नशे में नहीं होते तो हम गेम्स खेलते और नौकरों और दूसरे व्यापारियों से वो मेरे जरिए ही बात करते थे, जिसकी वजह से 16 साल का होते होते मैं पूरे मकान का एक तरह से मालिक बन चुका था। सारी चाबियां मैं ही रखता था और मुझे जहां जाना होता मैं वहां जा सकता था। उनकी निजी जिंदगी में खलल किए बिना मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद था। बस एक अपवाद था कि दुछत्ती पर एक लकड़ी का कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उसमें जाने की आज्ञा न मुझे थी और न ही किसी और को। एक दिन लड़कपन के कौतूहल में मैंने चाबी के छेद से झांक कर देखा, लेकिन मुझे वहां कुछ पुराने बक्से और पोटलियां ही रखे दिखाई दिए। एक दिन मार्च 1883 में कर्नल की प्लेट के आगे विदेशी टिकट लगा हुआ एक पत्र पड़ा था। उनके लिए पत्र का आना बड़ी ही खास बात थी, क्योंकि वो अपने सारे बिल खुद ही चुकाते थे और उनका कोई मित्र नहीं था। उनके लिए तब तक कभी कोई पत्र नहीं आया था। उसे उठाते हुए उन्होंने कहा, इंडिया से है। पौंडीचेरी का पोस्टमार्क, ये क्या हो सकता है? उन्होंने जल्दी से उस लिफाफे को खोला और खोलते ही उसमें से संतरे के सूखे हुए 5 बीज उनकी प्लेट में आ गिरे। ये देखकर मैं हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी और मैं हंसते हंसते वहीं रुक गया। उनके होंठ लटक गए थे, आंखें बाहर निकल आई थीं और चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वो लगातार उस लिफाफे को घूरे जा रहे थे जो अब भी उनके कांपते हुए हाथों में था। वे जोर से चिल्लाए, के और फिर बोले, मेरे पाप मुझसे आगे निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने हड़बड़ाकर उनसे पूछा, क्या बात है अंकल? उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, मौत। और फिर वो वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं डर से कांपता वहीं खड़ा रह गया। मैंने लिफाफा उठाया और देखा कि अंदर की ओर लाल स्याही से 3 बार के अक्षर लिखा हुआ है। इन सूखे बीजों के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था। उनके इस डर के पीछे क्या कारण हो सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा ही रहा था कि वे हाथ में एक पुरानी जंग लगी चाबी लिए मुझे उतरते हुए मिले। ये चाबी शायद दुछत्ती की होगी। उनके दूसरे हाथ में पीतल की एक छोटी सी डिब्बी थी जो गुल्लक जैसी दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, वे लोग जो मर्जी आए करें, लेकिन मैं उनको फिर भी मात दे दूंगा। मैरी से कहो कि मेरे कमरे में आग सुलगा दे और हॉर्शम से वकील को बुलवाओ। मैंने वही किया जो उन्होंने कहा था। जब वकील आया तो मुझे कमरे में बुलवाया गया। आग तब तक तेज हो गई थी और अंगीठी में जले हुए कागजों जैसी काली राख पड़ी थी, जबकि उसके पास ही खाली पीतल की डब्बी खुली रखी थी। जब मैंने उस डिब्बी को देखा तो मैं बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसके ढक्कन पर भी 3 बार के लिखा था, जैसा सुबह लिफाफे में लिखा था। मेरे अंकल ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं जॉन कि तुम मेरी वसीयत के गवाह बनो। मैं अपनी सारी जायदाद, उसके फायदे और नुकसान, सब कुछ अपने भाई यानी तुम्हारे पिता के नाम कर रहा हूं, जिसके बाद जाहिर है कि ये तुम्हें मिलेगी। अगर तुम चैन और शांति के साथ इसका उपयोग कर सको तो अच्छा है, अगर नहीं तो मेरी राय मानो बेटे और इसे अपने जानी दुश्मन को दे देना। मुझे अफसोस है कि मैं तुमको ऐसी जायदाद दे रहा हूं जिसके 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि हालात क्या रंग लाएंगे। जहां वकील साहब कहें वहां दस्तखत कर दो। मैंने उन कागजों पर दस्तखत कर दिए और वकील उनको अपने साथ ले गया। इस घटना ने मेरे ऊपर बड़ी ही गहरी छाप छोड़ी। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अपने मन से उस डर को नहीं हटा पाया जो मेरे मन में बैठ गया था। हालांकि जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए और हमारे जीवन में कोई उथल पुथल नहीं हुई, तो मेरा डर भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन मुझे अपने अंकल में काफ़ी बदलाव नजर आया। वो पहले से कहीं ज्यादा शराब पीने लगे थे और अपने ही अंदर और भी ज्यादा सिमट गए थे। अब वो कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते थे, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते। कभी कभी नशे की हालत में बाहर आते और कमरे से निकलकर हाथ में एक रिवॉल्वर लिए बगीचे में भागे फिरते। साथ ही ये भी चिल्लाते कि वो किसी से नहीं डरते और बकरी की तरह अपनी मांद में नहीं दुबके रहेंगे। जब उनकी ये सनक दूर होती तो वो हड़बड़ाकर दरवाजे के अंदर घुस जाते और फिर से उस पर ताला लगा लेते। काफी दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद एक रात ऐसी आई जब वे अपने नशे की पिनक से बाहर नहीं आ पाए।
जब हम उन्हें ढूंढने गए तो हमने उन्हें काई भरे तालाब में मुंह के बल पड़े पाया, जो बगीचे के परले सिरे पर था। हिंसा का या मारपीट का कोई निशान नहीं था और पानी बस 2 फुट गहरा था। इसलिए जूरी ने इसे आत्महत्या का मामला माना, क्योंकि उनके अजीब स्वभाव के बारे में सबको मालूम था। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि उन्हें मौत का कितना खौफ था और अपने मन को समझा नहीं पा रहा था कि वे खुद ही मौत को गले लगा सकते हैं। लेकिन जो भी हो, बात आई गई हो गई और मेरे पिता को वो सारी जायदाद मिल गई, साथ में 14,000 पाउंड भी जो बैंक में पड़े थे। 1 मिनट, होम्स ने उसे बीच में टोका। मैंने अब तक जितने भी बयान सुने हैं उनमें तुम्हारा बयान सबसे अजीब है। तुम मुझे वो तारीख बताओ जिस दिन तुम्हारे अंकल को वो चिट्ठी मिली थी और जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की, उसकी तारीख भी। जी, चिट्ठी 10 मार्च 1883 को आई थी और उनकी मौत 7 हफ्तों के बाद 2 मई को हुई। ठीक है, अब आगे बोलो। जब सारी जायदाद मेरे पिता के हाथ में आ गई तो मेरे कहने पर उन्होंने उस दुछत्ती में ध्यान से खोजबीन की जो हमेशा बंद रहती थी। हमें वो पीतल की डिब्बी तो मिल गई, लेकिन उसके अंदर का सामान जलाया जा चुका था। उसके ढक्कन के अंदर की ओर कागज का एक लेबल था जिस पर के लिखा था और उसके नीचे लिखा था पत्र, दस्तावेज, रसीदें और एक रजिस्टर। हमने अंदाज लगाया कि ये सारे वही कागजात थे जो कर्नल ओपनशॉ ने उस दिन आग में नष्ट कर दिए थे। दुछत्ती पर जो बाकी सामान था उसमें कुछ भी काम का नहीं था, सिवाय अंकल के अमेरिका के दिनों के कुछ बिखरे कागजों और नोटबुक जो कुछ युद्ध के दौरान की थीं और दिखाती थीं कि उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से किया और अच्छे सिपाही के तौर पर नाम कमाया। कुछ दूसरी उन तारीखों की थीं जब दक्षिण के राज्य बन ही रहे थे और ज्यादातर राजनीति से संबंधित थे। खैर, ये सन 84 की शुरुआत थी जब मेरे पिता हॉर्शम में रहने आए और जनवरी 85 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नए साल के चौथे दिन जब हम नाश्ता करने बैठे तो मैंने अपने पिता को चिल्लाते हुए सुना। वो अपने सामने अभी अभी खोला गया एक लिफाफा हाथ में लेकर बैठे थे और सूखे हुए 5 संतरे के बीज उनकी दूसरे हाथ की खुली हथेली के ऊपर रखे थे। कर्नल के साथ घटी हुई ऐसी ही घटना को मैंने उन्हें भी बताया। उसे वो मनगढ़ंत कहानी कहकर हंसी में उड़ा दिया करते थे, लेकिन अब वो डरे हुए और उलझन में पड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि खुद उनके साथ वही घटना घट गई थी। वो हकलाते हुए मुझसे बोले, इसका क्या मतलब है जॉन? मैंने उनसे कहा, ये तो वही के वाला लिफाफा है जो अंकल को मिला था। हाँ, वही है, इसके अंदर यही लिखा है। लेकिन ये इसके ऊपर क्या लिखा है? वे जोर से चिल्लाए। मैंने पत्र को देखा तो उस पर लिखा था, सूर्य घड़ी पर ये कागज रखो। कौन से कागज? कौन सी सूर्य घड़ी? उन्होंने हैरानी से पूछा। बगीचे वाली सूर्य घड़ी, और कोई सूर्य घड़ी तो यहाँ है ही नहीं, मैंने कहा। और कागज जरूर वो होंगे जो अंकल ने नष्ट कर दिए। बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए मेरे पिता बोले, हम सभ्य समाज में रहते हैं और इस तरह की बेहूदगी यहाँ नहीं चल सकती। ये आया कहाँ से है? पोस्ट ऑफिस की मोहर पर नजर डालते हुए मैंने कहा डंडी से। ये जरूर कोई बेहूदगी भरा मजाक है, मेरे पिता ने कहा। मुझे भला क्या पता कौन सी सूर्य घड़ी और कौन से कागज? मैं ऐसी बेवकूफ़ी पर ध्यान नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से हमें पुलिस से बात करनी चाहिए, मैंने कहा। जिससे सब लोग मुझ पर हंसें? कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे करने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। इस बेकार की बात का मैं बतंगड़ नहीं बनने दूंगा। मेरे पिता से बहस करना बेकार था क्योंकि वो बड़े ही अड़ियल किस्म के थे। चिट्ठी आने के तीसरे दिन मेरे पिता अपने दोस्त मेजर फ्रीबडी से मिलने उनके घर गए। मुझे खुशी हुई कि वे गए, क्योंकि मुझे लगा कि वो घर से जितनी दूर रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं गलत था। उनके जाने के दूसरे ही दिन मेजर का तार आया कि मैं फौरन वहां पहुंच जाऊं। मेरे पिता एक गहरे चूने के गड्ढे में गिर गए थे और बेहोश पड़े थे। उनका सिर चकनाचूर हो गया था। मैं जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन वो होश में नहीं आए और उसी हालत में परलोक सिधार गए। ऐसा लग रहा था कि शाम के धुंधलके में वो फेयरहैम से लौट रहे थे, और क्योंकि इलाका उनके लिए अनजान था और गड्ढा ढका हुआ नहीं था, इसलिए जूरी ने बिना हिचके उसको दुर्घटना संबंधी मौत का मामला बता दिया।
मैंने बड़े ही ध्यान से उनकी मौत से संबंधित हर मसले पर गौर किया, लेकिन मुझे कोई भी बात ऐसी नहीं लगी जो ये शक पैदा करती कि उनकी हत्या हुई है। न हिंसा का कोई निशान था, न वहां कोई पैरों के निशान थे, न ही कोई लूटपाट। लेकिन फिर भी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरा मन बेचैन था और मुझे पूरा यकीन था कि उनके इर्द गिर्द कोई घटिया जाल बुना गया था। इस खौफनाक घटना के बाद ये सब कुछ विरासत में मुझे मिला। आप पूछेंगे कि मैंने ये जायदाद किसी को दे क्यों नहीं दी। मेरा जवाब ये है कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अपने दिल में कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारी परेशानियां मेरे अंकल की जिंदगी से घटी किसी घटना से जुड़ी हैं, और मैं चाहे इस घर में रहूं या कहीं और, ये खतरा हमेशा मेरे सिर पर मंडराता रहेगा। जनवरी 85 में मेरे पिता की मौत हुई थी और इसके बाद 2 साल 8 महीने गुजर चुके हैं। तब से मैं हॉर्शम में आराम से रह रहा था और मुझे उम्मीद होने लगी थी कि हमारे परिवार के ऊपर से ये काला शाप हट गया है और पिछली पीढ़ी के साथ ही खत्म हो गया है। लेकिन ये मेरी भूल थी। कल सुबह मेरे ऊपर भी वही बिजली गिरी जो मेरे पिता और अंकल पर गिरी थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और मेज पर संतरे के 5 सूखे हुए बीज पलट दिए। फिर बोला, यही वो लिफाफा है। इसमें लंदन के पूर्वी भाग का पोस्टमार्क है। इसके अंदर भी वही लिखा है जो मेरे पिता के लिफाफे पर लिखा था, के। और फिर कागजों को सूर्य घड़ी पर रखो। तो तुमने इस बारे में क्या किया? होम्स ने पूछा। कुछ नहीं। कुछ नहीं? उसने अपना चेहरा अपने सफेद हाथों से ढक लिया। सच कहूं तो मैं अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं कोई खरगोश हूं जिसकी ओर एक सांप बढ़ता चला आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं किसी ऐसी शैतानी ताकत से जूझ रहा हूं जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। ओहो, तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो तुम हार जाओगे। तुम्हें फुर्ती दिखानी होगी। ये समय हिम्मत हारने का बिल्कुल नहीं है, होम्स ने कहा। मैं पुलिस से मिल चुका हूं। और फिर? मेरी कहानी सुनकर वे मुस्कुरा दिए। मुझे यकीन है कि इंस्पेक्टर को लगा कि चिट्ठियां किसी ने मजाक में भेजी हैं और मेरे रिश्तेदारों की मौतें बस दुर्घटनाएं थीं, जैसा कि जूरी ने कहा था, और धमकियों का इनसे कोई सरोकार नहीं था। होम्स ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। कितना पागलपन कि यकीन नहीं होता, वो उखड़े स्वर में बोला। लेकिन उन्होंने मुझे एक पुलिस वाला दे दिया है जो मेरे साथ मेरी सुरक्षा के लिए मेरे घर रहेगा। क्या आज रात वो तुम्हारे साथ आया है? जी नहीं, उसे ये हुक्म है कि वो घर पर रहे। होम्स ने फिर से हवा में हाथ लहराया। तुम मेरे पास क्यों चले आए? और सबसे पहली बात कि तुम मेरे पास तुरंत क्यों नहीं आए? जी, मुझे मालूम नहीं था आपके बारे में। आज ही मेजर ने मुझे आपसे मिलने की सलाह दी और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। चिट्ठी आने के बाद 2 दिन हो गए हैं। हमें इसके पहले ही कुछ करना चाहिए था। तुम्हारे पास कोई और जानकारी है? कोई और बात जिससे हमें कुछ मदद मिल सके? कुछ सोचते हुए जॉन ओपनशॉप बोला, एक बात और है। उसने अपनी जेब टटोली और उसमें से नीले रंग का एक कागज निकाला और मेज पर रख दिया। मुझे कुछ याद है कि जिस दिन मेरे अंकल ने कागज जलाए थे तो मैंने गौर किया था कि राख के ढेर में कुछ बिना जले टुकड़े पड़े हैं जो इस रंग के थे। ये एक अकेला कागज उनके कमरे के फर्श पर मुझे पड़ा मिला और मुझे लगा कि ये शायद कागजों के ढेर से उड़कर बाहर गिर गया हो, जिससे जलने से बच गया होगा। लेकिन बीजों के बारे में बताने के अलावा इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें मदद मिल सके। मुझे लगता है कि ये किसी की निजी डायरी का पन्ना है। लिखावट शर्तिया मेरे अंकल की है। होम्स ने लैंप घुमाया और हम दोनों कागज के उस पन्ने पर झुक गए जिसके टेढ़े मेढ़े किनारे दिखा रहे थे कि उसे किसी किताब से फाड़ा गया है। उसका शीर्षक था मार्च 1869 और नीचे ये रहस्यमयी नोटिस लिखा था, चौथी, हडसन आया, उसी प्लेटफॉर्म पर थी। 7वीं, मैकॉले, पैरामोर और सेंट ऑगस्टीन के जॉन स्वेन पर बीज छोड़े। 9वीं, मैकॉले साफ। 10वीं, जॉन स्वेन साफ। 12वीं, पैरामोर से मिलने गया, सब ठीक ठाक।
होम्स ने कागज को मोड़कर वापस अपने मेहमान को दे दिया और बोला, शुक्रिया, और अब किसी भी हाल में तुम्हें एक पल भी नहीं गंवाना है। हमें ये सोचने में भी समय नहीं गंवाना है कि तुमने हमें क्या बताया। तुम फौरन घर पहुंचो और काम करो। जी, लेकिन मुझे करना क्या है? करने के लिए एक ही काम है और वो फौरन किया जाना चाहिए। ये कागज जो तुमने हमें दिखाया है, इसे फौरन उस पीतल वाली डिबिया में रख देना जिसके बारे में तुमने हमें बताया है। उसमें एक नोट ये भी लिख कर रखना कि बाकी सारे कागज तुम्हारे अंकल ने जला दिए थे और तुम्हारे पास बस यही एक बचा है। इस बात को ऐसे शब्दों में लिखना जिससे उन्हें तसल्ली हो जाए। ये करने के बाद फौरन इस डिब्बी को सूर्य घड़ी पर रख देना जैसा उन्होंने कहा है। समझे? जी हाँ, समझ गया, उसने कहा। और इस वक्त बदला लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। मुझे लगता है कि हम कानून का सहारा लें तो हमें फायदा होगा, लेकिन हमें अपना जाल बुनना होगा जबकि उनका जाल तैयार है। पहली बात जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये कि उस खतरे को दूर किया जाए जो तुम्हारे ऊपर इस वक्त मंडरा रहा है। दूसरी बात है इस गुत्थी को सुलझाना और दोषियों को सजा दिलवाना। जी शुक्रिया, युवक ने उठते हुए कहा और अपना ओवरकोट पहन लिया। आपने मुझे नई उम्मीद और जीवन दिया है। मैं बिल्कुल वही करूंगा जैसा आपने कहा है। एक पल भी मत खोना, और सबसे जरूरी ये है कि इस बीच अपना पूरा ध्यान रखना। मुझे इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि तुम्हारे ऊपर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। तुम वापस कैसे जाओगे? जी, मैं वाटरलू से ट्रेन लूंगा। अभी 9 ही बजे हैं। सड़कों पर भीड़ भाड़ होगी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चौकस रहना। जी, मेरे पास हथियार भी है। ये अच्छी बात है। कल से मैं तुम्हारे केस पर काम शुरू कर दूंगा। तो फिर मैं हॉर्शम में आपसे मिलूंगा? नहीं, तुम्हारे केस की गुत्थी लंदन में है। मैं उसे यहीं ढूंढूंगा। जी ठीक है, फिर मैं 1 या 2 दिन के बाद आपसे संपर्क करूंगा और बताऊंगा कि कागज और डिब्बी का क्या हुआ। मैं हर बात में आपकी सलाह मानूंगा। इतना कहकर उसने हमसे हाथ मिलाया और चला गया। शर्लॉक होम्स सिर झुकाए, आग की लाल चिंगारी पर आंखें टिकाए चुपचाप कुछ देर बैठा रहा। फिर उसने अपना पाइप सुलगाया और कुर्सी पर पसर कर धुएं के नीले छल्लों को निहारने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, मुझे लगता है वॉटसन, ये हमारे सारे केसों में सबसे अजीब है। मैंने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये के कौन है और इस परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरी बात सुनकर होम्स मुस्कुराया और बोला, मैं अब भी वही कहता हूं जो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आदमी को अपने दिमाग की छोटी सी दुछत्ती में उतना ही सामान भरना चाहिए जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती हो। बाकी सामान उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से जरूरत पड़ने पर निकाला जा सके। अब ऐसे केस के लिए जो आज रात हमारे सामने पेश किया गया है, हमें अपने सारे साधन जुटाने होंगे। तुम्हारे पास वाले शेल्फ पर जो अमेरिकी एनसाइक्लोपीडिया रखा है, उसमें से जरा के अक्षर वाला निकाल कर मुझे देना। अब हम इस मसले पर विचार करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या समझ में आता है। सबसे पहले तो हम ये मानकर चलते हैं कि कर्नल ओपनशॉ के अमेरिका छोड़ने के पीछे कोई ठोस वजह थी। उसकी उम्र में कोई भी अपनी सारी आदतें बदलकर फ्लोरिडा के खुशनुमा माहौल को छोड़कर इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में नहीं रहना चाहेगा। इंग्लैंड में उसकी एकांत प्रियता ये बताती है कि उसे किसी व्यक्ति या वस्तु से खतरा था, तो हम ये मान सकते हैं कि उसी व्यक्ति या वस्तु से डरकर इसने अमेरिका छोड़ा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे किसका डर था, इसका अंदाजा उन भयंकर पत्रों से लगाया जा सकता है जो उसे और उसके परिवार वालों को मिले थे। क्या तुमने देखा था कि उन पत्रों में कहाँ का पोस्टमार्क था? पहला पौंडीचेरी से आया था, दूसरा डंडी से और तीसरा लंदन से, पूर्वी लंदन से। इससे तुमको क्या समझ में आया? ये सारे समुद्री तट हैं, यानी पत्र लिखने वाला पानी के जहाज पर था। बहुत बढ़िया वॉटसन, हमारे पास एक सुराग आ गया है। इस संभावना में कोई शक नहीं है कि ये पत्र लिखने वाला किसी जहाज पर यात्रा कर रहा है। अब एक और बात ध्यान देने लायक है। पौंडीचेरी वाले पत्र में धमकी और अंजाम के बीच 7 हफ्तों का समय था, डंडी में सिर्फ 3 या 4 दिनों का।
इससे कोई ख्याल आता है तुम्हारे मन में? शायद यही कि उन्हें यात्रा करने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी थी, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन फिर पत्र को भी तो आने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी थी। फिर मुझे नहीं पता, मैंने कहा। हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये लोग जरूर किसी पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे हमेशा अपने मिशन पर चलने से पहले ही अपनी धमकी भेज देते थे। तुमने देखा कि डंडी से आने पर धमकी को कितना जल्दी अंजाम दिया गया था। अगर वे पौंडीचेरी से स्टीमर पर भी आए होते तो वे पत्र के साथ साथ ही पहुंचते, लेकिन उन्हें 7 हफ्ते लगे। मेरे ख्याल से उन 7 हफ्तों का फर्क ये बताता है कि चिट्ठी लाने वाली मेल बोट और लेखक को लाने वाले जहाज में इतना ही फर्क था। हो सकता है, मैंने कहा। इससे भी ज्यादा यही हुआ है, और अब तुम समझोगे कि इस केस में कितना ज्यादा खतरा है और क्यों मैंने ओपनशॉ को चौकन्ना रहने के लिए कहा था। उनका वार हमेशा उस वक्त हुआ है जब हत्यारों ने वो दूरी तय कर ली है, लेकिन ये पत्र लंदन से आया है और इसीलिए हमारे पास देरी करने की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐसे अंधाधुंध हत्याएं? ओपनशॉ जो कागज लाया था, जाहिर है वे जहाज में आने वालों के लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि ये बात एकदम साफ है कि वे संख्या में 1 से ज्यादा हैं। एक अकेला आदमी 2 हत्याएं इतनी सफाई से नहीं कर सकता कि पूरी जूरी की आंखों में धूल झोंक सके। इसमें जरूर कई लोग शामिल रहे होंगे। ये सारे के सारे दृढ़ निश्चय और तेज दिमाग के हैं। वे उन कागजों को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। और साथ ही मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि के एक आदमी का नाम नहीं है, बल्कि एक संस्था का बैच है। किस संस्था का? शर्लॉक होम्स ने आगे झुकते हुए और अपनी आवाज को एकदम धीमा करते हुए कहा, क्या तुमने कभी कू क्लक्स क्लैन का नाम नहीं सुना? नहीं, कभी नहीं। होम्स ने अपने घुटनों पर रखी किताब के पन्ने पलटे और बोला, ये रहा। कू क्लक्स क्लैन ये नाम राइफल तानने की आवाज से लिया गया है। ये भयंकर गुप्त संस्था गृह युद्ध के बाद दक्षिणी प्रांतों के कुछ कॉन्फेडरेट सैनिकों ने बनाई थी। जल्दी ही देश के अलग अलग भागों में इसकी शाखाएं बन गईं, खासकर टेनेसी, लुइसाना, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में। इसकी ताकत राजनैतिक मुद्दों, खास करके नीग्रो वोटरों को धमकाने के लिए प्रयोग की जाती थी और उन लोगों को मारने या देश से खदेड़ देने के लिए जो भी इनका विरोध करते थे। अपने विरोधी का खात्मा करने से पहले उसको एक धमकी भेजी जाती थी, किसी जानी पहचानी चीज के जरिए, चाहे वो ओक का पत्ता हो या तरबूज के बीज या संतरे के बीज। ये पाने के बाद या तो विरोधी अपनी गलती सुधार लेता था या देश से भाग जाता था। अगर वो विरोध जारी रखता तो उसकी मौत तय थी, और ये मौत बड़ी ही सनसनीखेज होती थी। इस संस्था का संगठन इतना मजबूत था कि एक भी केस ऐसा नहीं था जिसमें कोई इसका विरोध कर सका हो या जिसमें हत्यारों का कोई सुराग मिल सका हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार और दक्षिण के प्रभावशाली तबकों की लाख कोशिशों के बावजूद कई सालों तक ये संस्था तरक्की करती गई। आखिरकार साल 1859 में अचानक ये संस्था ढह गई। हालांकि उस तारीख के बाद भी उस तरह के इक्के दुक्के मामले सामने आते रहे हैं। संस्था के अचानक बिखरने का जो समय था, वो और ओपनशॉ के अमेरिका से कागजों के साथ फरार होने का समय एक ही था। हो सकता है कि इस घटना की यही एक वजह रही हो। इसीलिए इसमें ताज्जुब नहीं है कि वो और उसका परिवार उन लोगों के निशाने पर है जिन्हें इसने धोखा दिया था। तुमको समझ आ ही गया होगा कि इस रजिस्टर और डायरी में दक्षिण के उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस संस्था का गठन किया था और जो तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक ये कागज उनके हाथ नहीं लग जाएंगे। तो फिर जो पन्ना हमने देखा है वो वही है जिसकी हमें उम्मीद है। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसमें लिखा था A, B और C को बीज भेजो, मतलब उनको संस्था की धमकी भेज दो। उसके बाद लिखा है कि A और B का सफाया हो गया है और C का भी अंजाम भयानक ही था। मुझे लगता है डॉक्टर
कि हम इस अंधेरे पर रोशनी डाल सकेंगे, और मैं मानता हूं कि ओपनशॉ के पास बचने का यही तरीका है कि वो वही करे जैसा मैंने उसे बताया है। आज की रात करने या सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए मुझे मेरा वॉयलिन पकड़ा दो और आधे घंटे के लिए हम इस भयानक मौसम और उससे भी भयानक उन इंसानों को भूलने की कोशिश करते हैं। सुबह तक मौसम साफ हो चुका था और धुंधला सा सूरज लंदन के ऊपर चमक रहा था। जब मैं नीचे आया तो होम्स नाश्ते के लिए बैठ चुका था। उसने कहा, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया। मैं अंदाज लगा रहा हूं कि मेरे सामने एक पूरा व्यस्त दिन है ओपनशॉ केस की वजह से। तो तुमने क्या सोचा है, क्या कदम उठाओगे? मैंने पूछा। वो तो मेरी शुरुआती छानबीन पर निर्भर होगा। शायद मुझे हॉर्शम जाना पड़ ही जाए। तुम शुरू में ही वहां नहीं जाओगे? मैंने पूछा। नहीं, मैं शहर से शुरुआत करूंगा। घंटी बजा दो, नौकरानी तुम्हारी कॉफ़ी ले आएगी। मैंने घंटी बजाकर अखबार को उठाया और जैसे ही उसे खोला तो सामने जिस खबर पर मेरी नज़र पड़ी उससे मैं एकदम सकते में आ गया। मैं चिल्ला पड़ा, होम्स, तुमने बहुत देर कर दी। अपना कप नीचे रखते हुए वो बोला, ओह, मुझे इसी बात का तो डर था। कैसे किया गया? मेरी नज़र ओपनशॉ के नाम पर पड़ी और शीर्षक था, वाटरलू पुल के नीचे हादसा। मैं तुम्हें सारा किस्सा पढ़कर सुनाता हूँ। कल रात 9 और 10 बजे के बीच एच डिवीज़न के कांस्टेबल कुक ने, जो वाटरलू पुल के निकट तैनात था, मदद की पुकार और छपाक से किसी के पानी में गिरने की आवाज़ सुनी। रात बहुत ज़्यादा अंधेरी थी और तूफ़ानी भी। इस वजह से कुछ राह गुजरते लोगों की मदद के बावजूद किसी को बचा पाना नामुमकिन था। लेकिन अलार्म बजाए गए और जल पुलिस की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। ये एक युवक की लाश थी जिसका नाम उसकी जेब में रखे एक लिफाफे पर लिखा हुआ था, जॉन ओपनशॉ, और जिसका घर हॉर्शम के नज़दीक है। ये अटकल लगाई जा रही है कि वो वाटरलू स्टेशन की आखिरी गाड़ी पकड़ने की जल्दी में था। इस जल्दी और घने अंधेरे की वजह से वो रास्ता भटक गया और नदी में स्टीम बोट्स को रखने की जगह पर पहुंच गया। लाश पर हिंसा का कोई निशान नहीं मिला है और इसमें कोई शक नहीं कि मृतक एक बदनसीब हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से सड़कों के खराब हालातों पर सरकार का ध्यान खींचा गया है। कुछ मिनटों तक हम चुपचाप बैठे रहे। होम्स को इतने दुख और सकते की हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आखिर में वो बोला, इससे मेरे अहंकार को ठेस लगी है वॉटसन। ये बड़ी नीच भावना है, लेकिन मेरे अहंकार को ठेस लगी है। अब तो ये मेरा निजी मामला बन गया है और अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं इस गिरोह को पकड़ कर ही दम लूंगा। वो मेरे पास मदद के लिए आया और मैंने उसे मरने के लिए भेज दिया। वो बहुत ही बेचैनी में अपनी कुर्सी से उछला और बेताबी से कमरे के चक्कर लगाने लगा। उसके पीले गालों पर उत्तेजना की लाली थी और लंबी पतली उंगलियां आपस में गुंथ रही थीं। वो फिर से बोला, वे चालाक पिशाच होंगे। उन्होंने कैसे उसे वहां पहुंचाया? वो जगह सीधी स्टेशन तक नहीं जाती। पुल पर बेशक बहुत भीड़ रही होगी, ऐसी अंधेरी रात में भी, कि वे उसका काम तमाम कर सकें। खैर, मैं देखता हूं कि इस लंबी दौड़ में आखिर जीत किसकी होती है। अभी मैं बाहर जा रहा हूं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बाहर निकल गया। पूरा दिन मैं अपने काम में व्यस्त रहा और जब मैं बेकर स्ट्रीट लौटा तो शाम हो चुकी थी। होम्स तब तक लौटा नहीं था। वो करीब 10 बजे लौटा, थका और पीला पड़ा हुआ। वो मेज़ के पास गया। उसने ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में ठूंसा और पानी के साथ उसे निगल गया। क्या तुम भूखे हो? मैंने उससे पूछा। भूख से जान निकल रही है। मैं भूल ही गया था कि मैंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया। बिल्कुल कुछ नहीं? कुछ नहीं। मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था इस बारे में। और तुम्हें अपने काम में कामयाबी मिली? हाँ। क्या कोई सुराग मिला? वो मेरी मुट्ठी में है। मैं ओपनशॉ की मौत का बदला जल्दी ही लूंगा। तो वॉटसन, क्यों ना हम उनका तरीका उन्हीं पर ही आजमाएं? ये अच्छी तरकीब रहेगी। क्या मतलब? मैंने कहा। उसने अलमारी में से एक संतरा निकाला और उसके टुकड़े करके उनमें से बीजों को निचोड़कर मेज पर रख दिया। उनमें से उसने 5 बीज उठाए और एक लिफाफे में भर दिए। उसके अंदर उसने लिखा, JO के लिए,
ह की तरफ से। फिर उसने लिफाफा सील करके उस पर पता लिखा, कैप्टन जेम्स कैलहून, लोन स्टार, सवाना, जॉर्जिया। फिर हल्के से हंसते हुए वो बोला, जब वो तट पर पहुंचेगा तो ये लिफाफा उसका इंतजार करता मिलेगा। उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो समझ जाएगा कि ये उसकी मौत का फरमान है, जैसे ओपनशॉ को लगा था। और ये कैप्टन कैलहून कौन है? मैंने पूछा। इस गिरोह का सरदार। मैं दूसरों से भी निपटूंगा, लेकिन सबसे पहले इससे। लेकिन तुम मामले की जड़ तक पहुंचे कैसे? उसने कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा अपनी जेब से निकाला जो नामों और तारीखों से भरा पड़ा था। वो बोला, मैंने पूरा दिन पुराने अखबारों की फाइलों और लॉयड के रजिस्टरों को पढ़ने में बिताया है। हर उस जहाज के बारे में जानकारी इकट्ठी की है जो जनवरी और फरवरी 83 के दौरान पौंडीचेरी पहुंचे थे। ऐसे 36 मालवाहक जहाज थे जो उन महीनों में दर्ज थे। इनमें से लोन स्टार नाम के जहाज ने मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि उसको जाने की इजाजत लंदन से मिलने के बावजूद उसमें नाम दिया गया है यूनियन के किसी प्रांत का, शायद टेक्सास का। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि वो कौन सी जगह थी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जहाज अमेरिकी मूल का था। मैंने डंडी के सारे रिकॉर्ड देखे और जब मैंने पाया कि लोन स्टार नाम का जहाज जनवरी 85 में वहां था, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने पूछताछ की कि इस वक्त लंदन के किस तट पर कौन कौन से जहाज खड़े हैं। और फिर तुम्हें क्या पता चला? मैंने पूछा। लोन स्टार यहाँ पिछले हफ्ते पहुंचा था। मैं एल्बर्ट डॉक पहुंचा और मुझे पता चला कि आज सुबह उसे समुद्र में ले जाया गया है, सवाना की ओर। मैंने ग्रेवसैंड तार भेजा और पता चला कि वो थोड़ी देर पहले वहां से गुजरा था। और क्योंकि इस समय पूर्वी हवाएं चल रही हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो गुडविन पार कर चुका है और ऑयल ऑफ वाइट से ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर अब तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। मैंने उस पर शिकंजा कस दिया है। मुझे पता चला है कि वो और उसके 2 मित्र जहाज के एकमात्र अमेरिकी मूल के यात्री हैं। बाकी सब फिनलैंड के या जर्मन हैं। मुझे ये भी पता है कि पिछली रात वे जहाज से गायब थे। मुझे ये बात उससे पता चली जो जहाज पर सामान लाद रहा था। जब तक जहाज सवाना पहुंचेगा, मेल बोट ये पत्र वहां तक पहुंचा चुकी होगी और सवाना की पुलिस को सूचना मिल चुकी होगी कि 3 व्यक्तियों को हत्या के सिलसिले में ढूंढा जा रहा है। लेकिन इंसान कितनी भी योजनाएं बनाए, उसमें कोई ना कोई दोष निकल ही आता है। जॉन ओपनशॉ के हत्यारों को वे संतरे के बीज नहीं मिले जिससे उन्हें पता चल सके कि उनके जितना ही चालाक और जिद्दी कोई इंसान उनका पीछा कर रहा है। उस साल की समुद्री हवाएं बहुत तेज थीं। हमने काफ़ी समय तक लोन स्टार के सवाना पहुंचने की खबर का इंतज़ार किया, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। पिछले साल हमें पता चला कि अटलांटिक के किसी सुदूर किनारे पर किसी जहाज का टूटा हुआ पाल किसी लहर पर दिखाई दिया था जिस पर LS लिखा था, और लोन स्टार की किस्मत के बारे में इससे ज़्यादा हमें और कुछ भी मालूम नहीं हो सका है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।